वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो ये लेक्चर एक्चुअली एक स्पेशल लेक्चर है जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ माय बैच। एंड द रीज़न इज़ कि मतलब कुछ बैचेस में 11th में मैंने कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस पहले पढ़ा दिया था और कुछ बच्चों का डिमांड था कि वो अभी भी नहीं हुआ था किसी रीज़न से। तो एक मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक कॉमन वीडियो बना दिया जाए और उस वीडियो को एक्सेस में सारे बच्चों को कर दूंगा जो बच्चे इससे रिवीजन करना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स लाइक जब वीडियो मिल जाएगा तो उनके लिए एक परमानेंट मटेरियल भी होगा। मैं इसका पीडीएफ भी ड्रॉप कर दूंगा ग्रुप में जिससे कि आप लोग के पास इसके पूरे नोट्स भी चले जाए। ठीक है। और जिसमें मतलब अगर आप देखें वीडियोस है ना उसमें अगर कुछ डाउट्स रह जाता है कुछ क्वेश्चंस रह जाता है तो आई एम ऑलवेज देयर टू डिस्कस एंड क्लियर योर डाउट्स। ठीक है। तो ऑफ कोर्स मतलब ये कॉन्फर्मेशन एनालिसिस अगर हम लोग वीडियो लेक्चर से कर लें तो हमारे क्लास में जो अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स चल रहे हैं उनमें एग्जांपल्स मुझे कट शॉर्ट नहीं करने पड़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उसको जेई मेंस और एडवांस को टारगेट करके सारे एग्जांपल्स अच्छे से करके आगे ऑप्टिकल आइसोमर्स पे मूव कर पाएंगे। और ऑफ कोर्स टाइम मिलेगा तो हम लोग क्लास में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं बट फॉर द सेफर साइड मैं ये प्लान पहले से ही कर रहा हूँ। तो बेटा कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस पहले होता क्या है इसको हम लोग समझ लें। कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस अगर मैं बात करूं सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज द कंपाउंड with the same molecular and structural formula but having different arrangement of the atoms of the group in the space which are interconvertible। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या था, नॉन इंटरकन्वर्टेबल, जबकि कॉन्फर्मेशनल जो आइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर इंटरकन्वर्टेबल, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो पाए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अराइजेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन बट दे अराइजेस इट अराइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन कब हो सकता है, जब सिंगल बॉन्ड होगा, जबकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कब अराइज होते हैं, जब डबल बॉन्ड होगा। क्लियर है। तो कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस के लिए एक चीज दिमाग में रखनी है, इट अराइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन अलोंग सिंगल बॉन्ड। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्फर्मेशंस, फर्स्ट दे आर इंटरकन्वर्टेबल, कैन नॉट बी सेपरेटेड। सिंस दे आर इंटरकन्वर्टेबल तो हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, अनलाइक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है तो उनको अलग कर सकते हैं। रिमेन्स इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ऑफ कोर्स क्योंकि एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल होता है तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है। ऑल्सो कॉल्ड रोटामर्स, इसको हम लोग रोटामर्स भी बोलते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स ये फ्री रोटेशन के कारण बनता है, इसलिए हम लोग रोटामर्स भी बोलते हैं। नॉट अ ट्रू आइसोमर्स, ऑफ कोर्स इसको हम लोग एक ट्रू आइसोमर्स कंसिडर नहीं करते। ठीक है। तो ये कुछ 5 प्रॉपर्टीज हैं जो कॉन्फर्मेशंस के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। ठीक है। नोट्स के लिए मैं मतलब रुक नहीं रहा हूँ, नोट्स में पीडीएफ ड्रॉप कर दूंगा तो टेंशन मत लेना। अगर आपको लगता है कि दोबारा सुनने की जरूरत है तो ऑफ कोर्स आप इसे बैक करके आप रिव्यू कर सकते हैं और यू कैन क्लैरिफाई द थिंग्स विच यू वांट। सो नेक्स्ट पार्ट इज रिप्रेजेंटेशन मेथड ऑफ रोटामर्स। कैसे हम रोटामर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर वेल अवेयर ऑफ वेज एंड डैश फॉर्म, है ना, वेज फॉर्म। और इसको हम लोग वेज ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों सेम चीज है। डैश को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। डैश का मतलब बॉन्ड्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, whereas the wedge form means bonds are towards the observer। जैसे अगर मैं यहाँ पे सपोज अपनी आई रखता हूँ तो अपने इस लाइन में आई रख रहा हूँ, राइट, ये बॉन्ड के लाइन में, इसका मतलब ये एच हमारा हमारी हमारे ऑब्जर्वेशन लाइन से अबे है, जबकि ये वाला क्या है, आगे की तरफ है, हमारी तरफ है। मैं इस तरफ हूं तो हमारी तरफ है, राइट। एच इज बियॉन्ड द प्लेन, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। इस प्लेन से अगर आप इसको एक प्लेन कंसिडर करते हो, इस प्लेन से एच अबे है और ये वाला प्लेन अबव द प्लेन है। दिस इज बिलो द प्लेन एंड दिस इज अबव द प्लेन। ठीक है। बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सो ये वाला बॉन्ड अबव द प्लेन, ये वाला बॉन्ड बिलो द प्लेन, एंड प्लेन लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इन द प्लेन। बहुत सिंपल है। ठीक है। तो वेज एंड डैश से हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नाउ दूसरा इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल के लिए, जिसको हम लोग सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं। सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में डैश लाइन ही सिंपली रिप्रेजेंट किया जाता है और इस डैश लाइन में एक वाई के जैसा आप शेप देख रहे हो, राइट, ऐसा वाई के जैसा। वाई के दो रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, एक बार ऐसा
सीधा वाई और एक बार उल्टा वाई, और दोनों बार सेम तरह के वाई, चाहे उल्टा या सीधा। आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहो तो दोनों वाई ऐसे भी बना सकते हो, दैट इज सेम। ये वाले या मतलब इसका उल्टा, एक उल्टा एक सीधा, यही दो तरह के कॉन्फॉर्मेशन पॉसिबल है। इसको हम लोग 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन, इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला एच ठीक इसके पीछे, ये वाला एच ठीक इसके पीछे, ये वाला एच ठीक इसके पीछे, राइट। तो ये एच एक लाइन में है, ये वाला एच, ये वाला एच एक लाइन में, और ये वाला एच, ये वाला एच एक लाइन में। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको इक्लिप्स्ड बोलेंगे, दिस इज इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड फॉर्म है। जबकि ये वाला अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला एच इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है ना, इस बिल्कुल बीच में, जहां पे ये दोनों एच लाई करता है उसके ठीक बीच में ये लाई करता है। तो हम इसे बोल सकते हैं दिस इज एंटी फॉर्म, एक इक्लिप्स है और दूसरा एंटी फॉर्म। इसको हम इक्लिप्स फॉर्म बोल सकते हैं और दूसरा हम लोग एंटी फॉर्म बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑफ कोर्स लाइक अगर आप इस वाले न्यूमन प्रोजेक्शन में मतलब सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट करते हो तो इसी दो तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें कि अगर आप जैसे पीछे वाला हमने फिक्स रखा और आगे वाले को रोटेट कर दिया, देखो ध्यान से, तब ये वाला स्ट्रक्चर बन गया यहां से यहां तक जाने के लिए। तो हमने रोटेट कितने डिग्री से किया, इस एच को ऊपर से सीधा नीचे ले आए, तब तो ये वाला बना ना। अभी जो y था, इस y को हमने पूरा उल्टा कर दिया, राइट, अभी उल्टा y से सीधा y कर दिया। इसका मतलब हमने रोटेशन बाय 180 डिग्री किया। 180 डिग्री का रोटेशन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट 178, 170, 160 डिग्री के रोटेशन को आप ठीक से ड्रॉ करके रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, इसलिए सिर्फ इसमें दो ही तरह के रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है ना। जबकि एक्चुअली में इस बॉन्ड के लॉन्ग तो इनफाइनाइट रोटेशन कर सकते हो, इनफाइनाइट पोजीशन पॉसिबल। मैं बोलूंगा कि भाई 10 डिग्री रोटेशन करूं इस डायल पे, इस सर्कल पे मैं 10 डिग्री का रोटेशन करूंगा, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे करके पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है। लेकिन उस रोटेशन को जो इस 180 डिग्री के अलावा है, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाता हूं और इसमें बोलूंगा यहां नहीं बना करके मैं यहां बनाना चाहता हूँ, तो शायद ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, है ना। ये ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, यहाँ ऐसे बना दूं और ऐसा कर दूं तो ये ठीक से दिखेगा नहीं, मतलब हमें नहीं पता चलेगा कि हमने जानबूझ के गलती करी है या बनाया है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ दो ही तरह के रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। इसलिए इसके बाद एक बढ़िया रिप्रेजेंटेशन आता है जिसमें कि सारे डिग्री ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सारे डिग्री ऑफ रोटेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में फ्रंट कार्बन को सर्कल से दिखाया जाता है और सेकंड कार्बन को डॉट से दिखाया जाता है ना। जो देखो, अगर आप मैं से फॉर एग्जांपल जैसे इथेन मॉलिक्यूल, इथेन में देखो 3 एच जोड़ा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, एक एच यहाँ पे भी है, एक एच यहाँ पे भी, एक एच यहाँ पे, तो टोटल मिला के 6 एच है और एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जो सिंगल बॉन्ड है उसके अलोंग कार्बन फ्री रोटेट कर सकता है, मतलब इस वाले को हम लोग रोटेट कर सकते हैं और धीरे 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 करके, आप इसे ऐसे समझ लो जैसे अगर एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा कार्बन यहाँ पे, इस बॉन्ड को हम आसानी से फ्री रोटेशन कर सकते हैं ऐसे, है ना। ये वाला और ये वाला पोजीशन को रोटेट करते जाओ धीरे धीरे करके ऐसे इस सर्कल पे। ठीक है, तो जितना आप डिग्री रोटेट करोगे उतने डिफरेंट कॉन्फर्मेशन बनाते जाएगा। आप हाफ ऑफ डिग्री, 0.1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, मतलब इनफाइनाइट कॉन्फर्मेशन बना सकते हैं, है ना। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं को इथेन को रिप्रेजेंट करना है तो देखो फ्रंट कार्बन को मैंने सर्किल से रिप्रेजेंट कर दिया, और बैक जो पीछे कार्बन है इसके, उसको हम दिखा नहीं सकते, है ना। तो बैक कार्बन को हमने क्या किया, डॉट से रिप्रेजेंट किया, जो इस सर्कल के पीछे दिख रहा है आपको क्या, इस सर्कल के पीछे, है ना। जैसे ये वाला अपनी आंख हमने यहाँ रखी तो ये वाला बड़ा वाला कार्बन हो गया, इसके पीछे है वो डॉट है, वो दिख नहीं रहा है हमें, है ना। ये बड़ा वाला सर्कल के कारण इक्लिप्स हो गया वो, तो उसके बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये पीछे की तरफ बॉन्ड है, ठीक है, ये पीछे की तरफ बॉन्ड है। तो 6 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, 3 हाइड्रोजन फ्रंट कार्बन का और 3 हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन, करेक्ट है ना। अब आप क्या करिए, पीछे वाले कार्बन में 180 डिग्री का रोटेशन दो, तो देखो जो हाइड्रोजन बिल्कुल पास पास था ना, अब वो हाइड्रोजन बिल्कुल दूर हो गया, मतलब ये रोटेशन घुमा करके हमने यहां तक लिया, इसको 180 डिग्री का रोटेशन दे दिया इसमें। तो 180 डिग्री रोटेशन के बाद सेकेंड वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा।
तो इक्लिप्स और एंटी यहां से बन सकता है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर है। लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई एक सब्स्टिट्यूएंट हो, जैसे CH2Z और CH2Z हमने मान लिया, ठीक है। जब Z और Z के बीच में 0 डिग्री का डिफरेंस रहेगा, मतलब क्या होगा, Z और Z एक दूसरे के ठीक पीछे होगा। अगर पीछे होता है तो हम इसे फुल्ली इक्लिप्स बोलेंगे। एग्जैक्टली ठीक पीछे होना चाहिए, मतलब एक लाइन यहाँ पे और दूसरा लाइन ठीक इसके पीछे। अपनी आईज आप यहाँ पे रखोगे तो फ्रंट लाइन आपको दिखेगा, बैक वाला लाइन नहीं दिखेगा, या फ्रंट लाइन बड़ा दिखेगा, बैक लाइन थोड़ा छोटा दिखेगा दूर होने के कारण। इसलिए मैंने उसको थोड़ा जानबूझ के छोटा भी बनाया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फुल्ली इक्लिप्स्ड। उसी तरह से अगर इस रोटेशन में थोड़ी सी एंगल हमने बढ़ा दी, मतलब इतनी बढ़ाई कि वो 60 से कम हो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसे स्क्यू बोलेंगे। जैसे 60 पहुंच जाएगा तो इसको हम इसको स्टैगर्ड बोलेंगे, ठीक है। रोटेट कर रहे हैं, पीछे वाले को क्या कर रहे हैं, रोटेट करते जा रहे हैं। तो 0 से 60 के बीच में जब भी रहेगा तो हम इसको स्क्यू बोलेंगे। 60 पहुंच गया तो इसे हम स्टैगर्ड बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, 60 के बाद अगर ये बॉन्ड एंगल 120 या 180 हो, ठीक है, मतलब Z के लिए 180 हो, Z देखो यहां से सीधा यहां पहुंच जाए, तो इसे हम लोग एंटी स्टैगर्ड बोल देंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। देखो, जब 60 से आगे बढ़ोगे, आप 60 से आगे बढ़ोगे और 120 तक पहुंच जाओ, ठीक है, 60 से 120 के बीच में, तो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे गॉच बोलते हैं। देखो आप एंगल, ये क्या होता, अगर आप इस वाले बॉन्ड के ठीक पीछे ले आते तो 120 हो जाती ना। यहां से लेकर के यहां तक का डिफरेंस कितना है, एंगल कितना है, 120। तो अगर इस एच को यहां से शुरू करके ठीक इसके पीछे पहुंचा देते हैं हम लोग एच जेड को, तो हमने 120 डिग्री का रोटेशन दिया होता है, लेकिन थोड़ा सा पहले रखा, मतलब यहाँ पे थीटा इज लेस देन 120 बट ग्रेटर देन 60 डिग्री। थीटा ग्रेटर देन 60 डिग्री बट लेस देन 120 डिग्री होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको हम लोग गॉच बोलेंगे। और अगर इसके बाद जब 120 डिग्री हो गया, इसमें थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री है, अगर 120 डिग्री हो तो इसको सिंपली इक्लिप्स बोलेंगे हम, ठीक है। बस इतने ही कॉन्फर्मेशन। अब आगे बढ़ोगे तो फिर से वही हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, वो Z और H नजदीक हो जाएगा, है ना, जैसे पहले था। जैसे अभी भी देखो Z और H नजदीक है, तो इसको जब 120 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से कम होगा तो उसको भी हम लोग गॉच ही पोजीशन कंसिडर करेंगे, ठीक है। 120 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, तब भी गॉच ही पोजीशन उसे कंसिडर किया जाएगा। और जब 180 हो जाएगा तो उसे हम लोग एंटी बोलेंगे, जो हमने पहले रिप्रेजेंट कर दिया। तो टोटल कितने कॉन्फर्मेशन हो गए जब एक सब्स्टिट्यूशन हो, 1 2 3 4, उसी तरह से 5 एंड 6। ये 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं कॉन्फर्मेशन के, जो स्टैंडर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। ये सिर्फ वो है जो हम एक स्टैंडर्ड एंगल पे समझ सकते हैं। जैसे अभी हमने गॉच बोला, तो गॉच जो है वो 120 डिग्री से छोटा और 60 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल हो सकता है। आप इनफाइनाइट एंगल उसके अंदर कंसिडर कर सकते हो, राइट, इनफाइनाइट पोजीशन कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने उस पोजीशन में, मतलब 120 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा सभी पोजीशन को एक नाम दे दिया, गॉच। तो टोटल ऐसे अगर स्टैंडर्ड पोजीशन बोली जाए तो कितने हो जाएंगे, 6 कॉन्फर्मेशन हो जाएंगे। 4 पीछे है और 2 हमने यहाँ पे बनाए, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्फर्मेशनल आइसोमर। दो तरह के कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशंस और गॉच कॉन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन पहले हम लोग समझ लें। दीज आर द कॉन्फर्मेशंस हैविंग लीस्ट पोटेंशियल एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। स्टैगर्ड में क्या होता है, 180 डिग्री ऑपोजिट होता है। बॉन्ड जो है एकदम मैक्सिमम सिमिलर टाइप का बॉन्ड मैक्सिमम अपार्ट होता है। तो एक सर्कुलर डायल पे मैक्सिमम अपार्ट होने के लिए बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल इसके बीच में होती है ना। बड़ा सिंपल है, इसको समझना। आप ऐसे समझ लो कि स्टैगर्ड का मतलब, जैसे मैंने यहाँ पे बना भी दिया है। अब जैसे मान लो अगर स्टैगर्ड बोल रहे हैं हम लोग, तो स्टैगर्ड का मतलब हो गया ऐसा। मान लो यहाँ पे Z है, यहाँ पे Z होना चाहिए ऐसा, है ना, दिस इज Z, दिस इज समथिंग लाइक स्टैगर्ड। देखो Z और Z 180 डिग्री, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड, है ना, दूर है, एक दूसरे से दूर है ना। स्टैगर्ड अब दो तरह के होते हैं। स्टैगर्ड कोई जरूरी नहीं कि दूर वाले 180 डिग्री वाले ही हो,
है ना। स्टैगर्ड को हम लोग दो तरह का स्टैगर्ड बोलते हैं, एक होता है गॉस स्टैगर्ड जो हम लोग यहाँ पे बनाया हुआ है, नीचे हमने स्ट्रक्चर दिखाया है। गॉस स्टैगर्ड क्या है? द कॉन्फर्मेशंस वेयर द बॉन्डेड एटम्स आर नॉट बिहाइंड ईच अदर। अब एक दूसरे के पीछे नहीं होकर के सारे पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? गॉच आइसोमर्स बोलेंगे, है ना। उसे हम लोग गॉच स्टैगर्ड बोलेंगे। हम लोग गॉच स्टैगर्ड एक जनरल टर्म है जो नॉन इक्लिप्स फॉर्म को बोला जाता है, ठीक है, नॉन इक्लिप्स फॉर्म। ऑफ कोर्स उसमें बॉन्ड एंगल जो होती है वो 60 डिग्री से कम होती है ना। लेकिन गॉच स्टैगर्ड क्या हो गया? सिर्फ एक दूसरे के पीछे नहीं होना चाहिए, मतलब इक्लिप्स छोड़ करके सारे पोजीशन को गॉच स्टैगर्ड बोल सकते हैं। दूसरा है एंटी स्टैगर्ड। एंटी स्टैगर्ड में क्या होता है? जेड और जेड मैक्सिमम अपार्ट होना चाहिए। एक था कि आप यहां से यहां तक में कहीं पे भी ले लो, और दूसरा है कि आप जेड बिल्कुल अपार्ट लो। इनफैक्ट गॉच वाले में क्या होना चाहिए? इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के बीच में कहीं ले लो जेड, यहाँ पे ले सकते हो आप, यहाँ पे ले सकते हो, कहीं पे भी। मतलब थीटा गॉच के लिए क्या बताया? गॉच के लिए थीटा कितना होना चाहिए? 0 से लेकर के, मतलब थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। 0 डिग्री से थीटा शुड बी ग्रेटर बट शुड बी लेस देन 60 डिग्री, है ना। ये कंडीशन है गॉच की, याद रखना, ठीक है। लेकिन एंटी के लिए क्या है? एंटी के लिए थीटा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। जब 180 डिग्री होगा तभी इसको हम लोग एंटी स्टैगर्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द कॉन्फर्मेशंस इन विच द बॉन्डेड एटम्स आर नॉट बिहाइंड बट आर अटैच्ड इन सच ए वे विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम, ये है विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम, दैट ईच अदर इफेक्ट गेट कैंसल्ड। इन दोनों का इफेक्ट, जो भी इफेक्ट डाल रहा है, जैसे मान लो अगर z इलेक्ट्रॉन इस तरफ पुल कर रहा हो तो ये z इस तरफ पुल करेगा, और इसके कारण से जो मोमेंट बनेगा वो नेट मोमेंट जीरो हो जाएगा। उसी को हम लोग एंटी स्टैगर्ड बोलते हैं, है ना। ये डेफिनेशन है एंटी स्टैगर्ड की, इसलिए आपको ये याद रखना, ठीक है। नोट, एंटी स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशंस आर मोस्ट स्टेबल अमंग ऑल जनरली। लेकिन ये याद रखना, मैं जनरली बोल रहा हूँ, ऑलवेज नहीं बोल रहा हूँ। एंटी स्टैगर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ज्यादा स्टेबल कॉन्फर्मेशंस होते हैं। दूसरे टाइप का जो कॉन्फर्मेशन है उसे हम लोग इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन। द कॉन्फर्मेशंस having the bonded atom behind each other have high potential energy and are unstable, ठीक है। the conformations having, थोड़ा सा इसमें having the bonded atoms behind each other, they have high potential energy and are unstable, ठीक है। तो वैसे कॉन्फर्मेशन जो एक दूसरे के ठीक सिमिलर बॉन्ड एक दूसरे के ठीक पीछे हो, है ना, वैसे कॉन्फर्मेशन पोजीशन जिसमें कि बॉन्ड सिमिलर वाले एक दूसरे के ठीक पीछे हो, उसको हम लोग एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशंस बोलते हैं। और ऑफ कोर्स क्योंकि सिमिलर बॉन्ड एक दूसरे के पीछे है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। उन दोनों के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा। एक तरह का बॉन्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है रिपेल करेंगे बॉन्ड वाले, इसके कारण से उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होने के कारण अनस्टेबल हो जाता है। तो इक्लिप्स कॉन्फर्मेशंस आर अनस्टेबल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्लिप्स्ड। फर्स्ट होता है फुल्ली इक्लिप्स्ड, जैसे z और z बिल्कुल ठीक पीछे हो, है ना। z और z इसे हम ऐसे या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब z को आप इधर राइट हैंड साइड लिख दो या लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना कि इस बॉन्ड को बड़ा और इस बॉन्ड को थोड़ा सा छोटा लिखना होता है। इस बॉन्ड को बड़ा और इस बॉन्ड को थोड़ा सा छोटा, क्योंकि फर्स्ट वाले से सेकेंड वाला दूर है, इसलिए दूर वाले बॉन्ड को हम थोड़ा छोटा दिखाते हैं, है ना। बस इतना ही फर्क है। पार्शियली इक्लिप्स्ड। पार्शियल इक्लिप्स में क्या होता है? बॉन्ड एक दूसरे के पीछे होते हैं लेकिन सिमिलर टाइप का बॉन्ड नहीं होता। अब जैसे मान लो z छोटा हो और h बड़ा हो, तो क्या होगा? बड़े सर्किल के सामने छोटा सर्किल आप रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, छोटे सर्किल से आप पूरी तरह से इक्लिप्स थोड़ी कर सकते हो। अपनी आईज अगर मान लो आप यहाँ पे रखते हैं, आईज आप यहाँ पे रख करके इसको देखोगे, तो आप इसको इक्लिप्स थोड़ी कर सकोगे, है ना। ये आपको इसके पीछे से दिखेगा, है ना, इसके पीछे से आप इसको देख सकते हो। जैसे छोटे बच्चे के पीछे आप बड़ा बच्चा खड़ा कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है वो टॉल होगा तो आप देख पाओगे, लेकिन टॉल के पीछे अगर आप छोटा देख खड़ा कर दो तो आप उसे नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी ही चीजें हैं कुछ, मतलब ये दोनों सिमिलर नहीं होते, इसके कारण से इसको हम लोग पार्शियली इक्लिप्स्ड बोलते हैं, ठीक है। पार्शियल इक्लिप्स की थोड़ी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। द कॉन्फर्मेशंस इन विच नॉन सिमिलर बॉन्ड्स आर बिहाइंड ईच अदर, जिसके पीछे नॉन सिमिलर बॉन्ड्स होते हैं उसको हम लोग, और एक एग्जैक्टली वो इक्लिप्स पोजीशन में होती है, मतलब एक दूसरे के पीछे होती है। पार्शियल इक्लिप्स आर मोर स्टेबल देन फुल इक्लिप्स। फुल इक्लिप्स से रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग
स्टेबिलिटी ऑर्डर का एक छोटा सा ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे ज्यादा अनस्टेबल एंटी होता है, उसके बाद गॉच होता है, उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स, उसके बाद इक्लिप्स्ड। अगर आप स्टेबिलिटी वाइज देखोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल एंटी, उसके बाद गॉच, फिर पार्शियली इक्लिप्स, फिर फुल्ली इक्लिप्स, सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में सबसे पहले एंटी आता है। नोट, ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज रिवर्स ऑफ द स्टेबिलिटी। ऑफ कोर्स जिसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ये एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है जो इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स, गॉच, स्टैगर्ड, एंटी की सारी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। देखो, इक्लिप्स की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है इसलिए सबसे अनस्टेबल, और एंटी स्टैगर्ड की, एंटी भी बोल सकते हैं उसे हम लोग, एंटी की सबसे लीस्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल। ना अब ये जो है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा का ग्राफ है। इस तरफ जो है एंगल ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, दिस इज एंगल ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है ना। एंगल ऑफ रोटेशन जब 60 डिग्री है तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लेस देन 60 है तो गॉच बोलेंगे इसे हम लोग, है ना, गॉच। अब जब 120 आ गया तो इसे हम पार्शियल इक्लिप्स बोलेंगे, ठीक है। जब 180 आ गया तो इसे हम एंटी बोलेंगे। जब 240 आ गया तो इसे हम लोग इक्लिप्स फिर से बोलेंगे। दिस इज नॉट फुल्ली इक्लिप्स, दिस इज पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स बोल सकते हो आप इसे, है ना। इसके बाद इसे गॉच या स्क्यू भी बोला जा सकता है। एक टर्म और आता है, इसको हम लोग स्क्यू बोलते हैं। जब सिमिलर ग्रुप अपार्ट होती है तो हम इसे स्क्यू भी बोल सकते हैं। जब बॉन्ड एंगल 300 होती है तो इसको हम लोग स्क्यू भी बोल सकते हैं, ना। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्यू, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जब फुल्ली इक्लिप्स हो जाता है तो 360 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल्ली इक्लिप्स बोलेंगे। सो इक्लिप्स मतलब एक जनरल डायग्राम है जिसमें इक्लिप्स से गॉच, से फिर इक्लिप्स, फिर एंटी, फिर पार्शियल इक्लिप्स, फिर गॉच, फिर ऊपर जा करके फुल इक्लिप्स बन सकता है। आप इसे चाहो तो यहाँ पे स्क्यू लिख सकते हो। स्क्यू इज ऑल्सो अनदर नेम फॉर गॉच, जिसमें कि सिमिलर ग्रुप जो है नजदीक नहीं होते, दूर होते हैं, बॉन्ड एंगल 120 से कम होते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। सॉरी, बॉन्ड एंगल जो है 360 से कम होता है, मतलब पार्शियली इक्लिप्स से फुल्ली जो स्टैगर्ड होता है, एंटी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग तो इक्लिप्स बनेगा 180 से, है ना। उसके बाद 240 बनेगा, उसके बाद फिर गॉच वाली पोजीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे जो इक्लिप्स और एंटी के बीच में जो पोजीशन आएगा ना, जब आप देखो एंटी चलोगे, एंटी से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, 180 से 240 के बीच में एंगल होगा कहीं पे, ठीक है। और जब 240 हो जाएगा तो फिर हम उसे इक्लिप्स बोलेंगे। और 240 से जब आप 120 के बीच में, 300 के बीच में, यानी कि फिर से 360, 300 के बीच में रहेगा, 360 होने के पहले, मतलब 0 डिग्री आने के पहले, है ना। तो उस वाले पोजीशन को आप गॉच बोल सकते हो। लेकिन इस वाले में क्या होता है, देखो इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। इसके लिए मैं एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा दो तो ये वाला शायद ज्यादा क्लैरिटी आएगा। हाँ, यहाँ पे देखो, जैसे ये 0 डिग्री है, ठीक है, इसके एकदम बिल्कुल ये फुल इक्लिप्स हो गया। ये 0 से 60 डिग्री है, तो 0 से 60 डिग्री में जेड जेड नजदीक है ना। तो जब ये 60 डिग्री से कम रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस फॉर्म को हम लोग गॉच बोल सकते हैं। दिस इज गॉच एक्चुअली, है ना, इसे हमें गॉच बोलना चाहिए, दिस इज स्टैंडर्ड नेम, और इसे हम लोग गॉच बोलेंगे, ठीक है, गॉच। और फिर स्टैगर्ड आता है, फिर एंटी स्टैगर्ड आता है, और फिर देखो, है ना, ये वाला जो हुआ इसको हम लोग स्क्यू बोलते हैं। दिस इज स्क्यू, ठीक है, दिस इज स्क्यू एंड दिस इज इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, दिस इज स्क्यू एंड दिस इज इक्लिप्स्ड, ठीक है। देखो इक्लिप्स, स्क्यू और गॉच में एंगल सेम है। इसका देखो एंगल का मतलब जो नियरेस्ट बॉन्ड एंगल है, इसका 0 से 60 है ना। नजदीक वाले बॉन्ड जो है, मतलब ये वाले और ये वाला 0 to 60 है, इक्लिप्स नहीं है। इसमें भी देखो क्या हो जाता है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड करीब है, नजदीक है, लेकिन कहीं यहां से और यहां के बीच में 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री से कम है, लेकिन नॉन सिमिलर एटम्स नजदीक है। इसमें क्या था, सिमिलर एटम्स नजदीक है, सिमिलर एटम्स नजदीक है, इक्लिप्स के नजदीक है, ये भी इक्लिप्स के नजदीक है, राइट। इससे आगे बढ़ोगे तो इक्लिप्स हो जाएगा पार्शियली, और इससे थोड़ा सा कम हो गए तो फुल्ली इक्लिप्स हो जाएगा, ठीक है। ये सिमिलरिटी होती है गॉच और स्क्यू में।
तो गॉच और स्क्यू में दोनों में इक्लिप्स की पोजीशन बनती है। एक में फुल इक्लिप्स बनता है, फुल इक्लिप्स से आगे बढ़ा तो गॉच बन गया, और पार्शियल इक्लिप्स के पहले दैट इज कॉल्ड स्क्यू। तो पार्शियल इक्लिप्स के थोड़ा पहले या थोड़ा बाद, दोनों को हम लोग स्क्यू बोल सकते हैं। तो एंटी के थोड़ा पहले आप बोल सकते हो, या पार्शियल इक्लिप्स के थोड़ा पहले, दैट इज सेम। एंटी कहीं यहाँ पे आएगा, एंटी के थोड़ा पहले बॉन्ड जेड यहाँ पे जब आ जाएगा तो इसे हम लोग एंटी बोलेंगे। ठीक है, दिस इज एंटी पोजीशन। एंटी के थोड़ा पहले इसे भी हम लोग स्क्यू बोल सकते हैं, या इक्लिप्स पार्शियल इक्लिप्स के थोड़ा पहले, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्क्यू। तो इस वाले पोजीशन में आप इसे ऐसे यहाँ पे चाहो तो नोटिफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे एंटी हो गया, एंटी के पहले पार्शियल इक्लिप्स के थोड़ा सा बाद कहीं यहाँ पे स्क्यू आएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे नोट कर सकते हो, दिस इज समवेयर स्क्यू। ठीक है, उसके बाद फिर इसी तरह से यहाँ पे भी कहीं पे स्क्यू आएगा 180 एंड 240 के बाद, है ना। 300 जब पोजीशन पहुंच जाएगा मतलब 240 हो गया, 240 से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे फिर से गॉच की पोजीशन आ जाएगी, मतलब कुछ ऐसा वाला। ये देखो यहाँ से फिर से ये पीछे वाला बॉन्ड को आप घुमाते जाओ, इसको रोटेट करोगे, जब 120 पहुंचेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 120 पहुंचेगा तो इसको हम लोग स्टैगर्ड बोलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पहुंच जाएगा तो इक्लिप्स हो जाएगा पार्शियली, फिर जब यहाँ पहुंच जाएगा तो एंटी, यहाँ पहुंच जाएगा तो फिर से इक्लिप्स, यहाँ पहुंच जाएगा तो फिर से स्टैगर्ड, और जब इससे आगे बढ़ेगा तो फिर से गॉच की पोजीशन बन जाती है। देखो ये जेड इधर रहे या इधर रहे, बात बराबर है ना। आपको ध्यान क्या रखना है, इस वाले बॉन्ड को फिक्स रखना है, नीचे वाले बॉन्ड को रोटेट करते जाना है। जब 0 से 60 होगा तो स्क्यू बोलेंगे, हम गॉच बोलेंगे। जब 120 पहुंचेगा तो हम इसको स्टैगर्ड बोलेंगे। जब 120 और 240 के बीच वन, ये तुम्हारा हो गया, देखो यहाँ पे हो गया ये ऐसा है ना, ये वाला। हाँ, यहाँ पे अगर हमारा 60 हो गया, 60 के बाद 120 हो गया, इसके बीच में होगा कहीं पे, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री, इसके बीच में कहीं पे होगा। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में हम लोग देखो जैसे इस वाले पोजीशन पे है अभी 60 डिग्री पे, 60 डिग्री से जब आगे बढ़ेगा तो इसको हम लोग स्क्यू बोलेंगे। जब यहाँ आ जाएगा तो पार्शियल इक्लिप्स, जब यहाँ होगा तो फिर से स्क्यू होगा, फिर यहाँ आ जाएगा तो इसको एंटी स्टैगर्ड बोलेंगे। यहाँ आएगा तो फिर से स्क्यू हो जाएगा, यहाँ आएगा तो पार्शियल इक्लिप्स होगा, यहाँ आएगा तो फिर से स्क्यू हो जाएगा, यहाँ आएगा तो पार्शियल इक्लिप्स आएगा, यहाँ आएगा तो गॉच हो जाएगा, यहाँ आएगा तो फुल इक्लिप्स हो जाएगा, है ना। इस तरह से नेमिंग चलती है इसकी। तो ध्यान रखना है, जब सिमिलर ग्रुप नजदीक होगा तो गॉच, दूर होगा तो स्क्यू। ठीक है, सिंपल। तो इस तरह से हम लोग स्टैगर्ड एंड गॉच की नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो टर्म बहुत आसान है, समझना इसको बहुत जरूरी है ना। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक एक सिमिलर छोटा सा पिक्चर में बना के दिखा भी सकता हूँ, आप इसे ऐसे समझ लो, दिस इज इक्लिप्स्ड, दिस इज इक्लिप्स, दिस इज जेड जेड, एच एच, एच एंड एच, दिस इज इक्लिप्स्ड। ठीक है, नाउ गॉच अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो गॉच में ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, दिस इज गॉच, जेड जेड, दिस इज जेड। ठीक है, दिस इज गॉच। इसके बाद पार्शियल इक्लिप्स रिप्रेजेंट करना होगा मुझे, तो फिर अब आगे बढ़ूंगा मैं। पार्शियल इक्लिप्स के पहले अ, एक स्टैगर्ड आएगा, गॉच शुड बी, गॉच को यहाँ लिखो, दिस इज गॉच, दिस इज गॉच।
स्टैगर्ड अगर लिखना होगा तो स्टैगर्ड इज हियर, दिस इज गॉच, स्टैगर्ड इज दिस, दिस स्टैगर्ड। ठीक है, नाउ दिस इज पार्शियली इक्लिप्स्ड। पार्शियली इक्लिप्स्ड मतलब ऐसा कुछ हो गया। इसके स्टैगर्ड यहाँ पे आए, स्टैगर्ड जैसे 60 डिग्री होगा तो स्टैगर्ड। अब 60 डिग्री से आगे अगर आप बढ़ोगे तो समवेयर यहाँ पे कहीं पे आप लिख सकते हो स्क्यू, मतलब फुल, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी बनाना चाहो। पार्शियल इक्लिप्स आप समझ गए, पार्शियल इक्लिप्स का मतलब कुछ ऐसा हो गया। दिस इज पार्शियल इक्लिप्स। ठीक है, 120 डिग्री, 180 पहुंच गए तो 180 पहुंच गए तो एंटी, मतलब ऐसा, ये जेड एच एच एच, यहाँ पे जेड एच एच और एच। ठीक है, तो दिस इज एंटी। उसी तरह से इक्लिप्स्ड, आगे बढ़ेंगे तो इक्लिप्स हो जाएगा, है ना, पार्शियली इक्लिप्स के बाद इक्लिप्स हो गया। दिस इज ऑल्सो पार्शियली इक्लिप्स्ड। अब पार्शियल इक्लिप्स 240 वाला मतलब आगे आगे कुछ ऐसा होगा, ये जेड यहाँ आ गया, एच यहाँ है, एच यहाँ है, पीछे वाला जेड यहाँ पे। ठीक है, एच यहाँ पे, एच यहाँ पे ऐसे। फिर से गॉच, गॉच का मतलब अब नजदीक आ गए। ठीक है, जेड, इधर जेड है, इधर एच, इधर एच, इधर एच और इधर भी एच, दिस इज गॉच। और उसके बाद फुल्ली इक्लिप्स समझ रहे हो, सो दिस इज फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, जस्ट मैंने समझाने के लिए बना दिए। ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है, आपको समझना है इक्लिप्स हाईली अनस्टेबल होती है और एंटी जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें रिपल्सन कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। नाउ टोटल नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन अगर बोला जाए तो इन्फिनिटी, टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कॉन्फर्मेशन बोला जाए, सो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिनिमास, जितने मिनिमास हैं आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्राफ में, 1 2 3 4, ऐसा लाइक दैट, जितने काउंट कर लेंगे हम लोग जितने मिनिमास हैं, दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कॉन्फर्मेशन, है ना। 1 एंटी, जैसे इसमें अगर आप देखा जाओ तो एक एंटी, दो गॉच, है ना, सो देर विल बी 3 मिनिमास, इस ऊपर वाले में 3 मिनिमास दिख रहे हैं, तो 3 स्टेबल कॉन्फर्मेशन हो जाएंगे इसमें। इस तरह से हम लोग काउंट कर सकते हैं। ना स्क्यू एंड गैच कॉन्फर्मेशन के लिए जो अभी हम लोग बात कर रहे थे उसमें थोड़ा सा मैं आप लोग को डेफिनेशन दे दूं, ताकि आपको आगे चल के कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, आप उसको याद रख पाओगे। द कॉन्फर्मेशंस इन विच द डाहेड्रल एंगल इज बिटवीन 0 to 60 डिग्री, जिसमें 0 to 60 डिग्री होती है उसको हम लोग गॉच कॉन्फर्मेशंस बोलते हैं। द कॉन्फर्मेशन इन विच द डाहेड्रल, डाहेड्रल एंगल क्या होता है, दो बॉन्ड्स के बीच की एंगल, ऐसे देखेंगे हम, है ना, जैसे अगर कोई बॉन्ड मान लो यहाँ पे है, एक बॉन्ड इधर है दूसरा बॉन्ड इधर है, तो इनके बीच की जो एंगल है ना, इसको हम लोग डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक के एंगल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एंगल दोनों सेम होगी, इसको हम लोग डायहेड्रल एंगल बोलेंगे। सो द स्टेबिलिटी ऑफ द कन्फर्मेशन डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। पहला होता है वंडरवाल स्ट्रेन। वंडरवाल स्ट्रेन का मतलब दो मॉलिक्यूल जब नजदीक होंगे तो इनके बीच में वंडरवाल इंटरेक्शन होती है, तो जब नजदीक होगा तो इंटरेक्शन ज्यादा होगा। इक्लिप्स के केस में क्या होगा, इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होता है ना, उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स, उसके बाद गॉच, उसके बाद फिर सबसे लीस्ट होती है एंटी में, है ना। तो इक्लिप्स में क्या होता है, सबसे नजदीक हो जाता है। पार्शियल इक्लिप्स में नजदीक होता है लेकिन सेम एटम नहीं होता, तो उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। गॉच में
और थोड़ा दूर चला जाता है, और एंटी में सबसे कम होता है। इसलिए एंटी में वंडरवॉल इंटरेक्शन सबसे कम होगी और इक्लिप्स में सबसे ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ स्ट्रेन ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन बिटवीन बिटवीन ओके, स्ट्रेन ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन बिटवीन फ्रॉम एंड बैक एटम्स, और बिटवीन फ्रंट एंड बैक एटम्स, ये होना चाहिए यहाँ पे, फ्रंट एंड बैक एटम, फ्रंट एंड बैक एटम। तो स्ट्रेन जो होता है ना, जो भी हम लोग यहाँ पे स्ट्रेन की बात करते हैं, वंडरवॉल स्ट्रेन की बात करते हैं, तो वो फ्रंट एंड बैक एटम, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे ये हमारा फ्रंट एटम है और ये हमारा बैक एटम है, तो फ्रंट एंड बैक एटम के बीच में जो स्ट्रेन होती है, रिपल्सन होती है, उसी के कारण से स्ट्रेन डेवलप होता है। सो स्टेबिलिटी इज ऑफ कोर्स प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वंडरवॉल इंटरेक्शन। जितना कम वंडरवॉल इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। दूसरा है फैक्टर जो स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है, दैट इज कॉल्ड टॉर्सनल स्ट्रेन। द रिपल्सन बिटवीन दी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, अब ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, इनमें भी तो रिपल्सन होगी, इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होगी, और इस रिपल्सन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है उसको हम लोग टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं हम लोग। सो इक्लिप्स्ड और पार्शियली इक्लिप्स्ड में बॉन्ड नजदीक होते हैं और बराबर दूरी पे होते हैं, इसलिए इक्लिप्स्ड एंड पार्शियली इक्लिप्स्ड की टॉर्सन स्ट्रेन बराबर होती है। उसी तरह से गॉच और एंटी की पार्सनल टॉर्सनल स्ट्रेन जो है वो बराबर होती है। अब गॉच और एंटी को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाओगे गॉच, तो भी आप इसे ऐसे ही बनाएंगे, और अगर एंटी बनाएंगे तो भी ऐसे बनाएंगे। तो बॉन्ड का जो पोजीशन है ना, वो गॉच और एंटी में एग्जैक्टली सेम होता है, बॉन्ड की पोजीशन में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए टॉर्सनल स्ट्रेन गॉच और एंटी की बराबर होती है। ठीक है, ये याद रखना। टॉर्सनल स्ट्रेन कॉन्ट्रीब्यूट्स वेरी लेस इन डिफाइनिंग स्टेबिलिटी ऑफ, हालांकि इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन काफी कम है कॉन्फॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, ठीक है, बट स्टिल इट इज अ फैक्टर, सो वी नीड टू स्टडी इट। In case of eclipse form, here we cannot consider any interaction between sigma star orbital and in eclipse। अब देखो यहाँ पे जब एक इक्लिप्स फॉर्म होती है ना, तब आपको थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की तरफ जानते हैं। देखो ये वाला जो बॉन्ड है, दिस इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग के ठीक पीछे एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है ना, जो एम्प्टी है इसमें। सो यहाँ पे कोई, जब हम लोग इक्लिप्स कंसिडर करते हैं, तो इक्लिप्स में सिग्मा स्टार, ये क्या होगा, हमारा सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है, दीज आर टू सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स। तो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकती है ना, क्योंकि दोनों एम्प्टी और दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल वाले एम्प्टी ऑर्बिटल कुछ नहीं कर सकते, एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल हो, मतलब एक फील्ड और एक एम्प्टी हो, तो भाई बात बन सकती है। अब हम लोग देखते हैं, बट देर एग्जिस्ट सम स्पेशल इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा स्टार ऑर्बिटल इन नॉन इक्लिप्स स्ट्रक्चर। अगर आप नॉन इक्लिप्स स्ट्रक्चर जैसे गॉच या एंटी, आप कोई भी कंसिडर कर लो, तो उस केस में क्या होगा, ये बॉन्ड जिस तरफ होगा उसका ठीक ऑपोजिट दूसरा तरफ बॉन्ड होगा। गॉच और एंटी में दोनों में यही होता है। अब इसका फील्ड इसके एम्प्टी एम्प्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और ये वाला एम्प्टी इसके फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और इसके कारण से एक बॉन्ड बन सकती है, और यहाँ पे एक फोर्स ऑब्स्ट्रक्शन का, अट्रैक्शन का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसके कारण से स्टेबिलिटी ऑर्डर हायर हो जाती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस इफेक्ट को हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं, जो हम लोग गॉच इफेक्ट भी बोलते हैं। नाउ कॉन्फर्मेशंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल की कॉन्फर्मेशन बना के देखते हैं, इसमें कितने डिफरेंट पॉसिबल कॉन्फर्मेशंस होते हैं। सबसे पहला इथेन। इथेन के पास कार्बन दो है ना, आप कोई दो कार्बन में आप इन दोनों को कंसिडर कर सकते हो, इसके पास तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो मैंने फर्स्ट कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसी तरह से नीचे वाले तीन हाइड्रोजन बॉन्ड हमने बना लिए, छह हाइड्रोजन बना लिए, है ना। इसको हम लोग इक्लिप्स बोलेंगे। इसको हम लोग थोड़ी दूर कर दिया, हमने स्क्यू बोल दिया इसको। इसके बाद हमने इसको 60 डिग्री पे कर दिया, इसको स्टैगर्ड बोल दिया हमने, ठीक है। एंटी स्टैगर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सिमिलर बॉन्ड्स है वो दूर भी हो जाएगा, जैसे एक को आप 60 डिग्री करोगे सब 60 डिग्री पे आ जाएगा। तो इसमें यही तीन कॉन्फर्मेशन पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। इक्लिप्स्ड, स्क्यू एंड एंटी स्टैगर्ड। दूसरा है प्रोपेन। प्रोपेन में तीन कार्बन एटम्स होते हैं। अब किसी दो को आप कंसिडर कर लीजिए, मैंने इन दोनों को कंसिडर कर लिया, तो इस कार्बन के पास, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के पास में, फर्स्ट कार्बन के पास दो हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक CH3 है, तो देखो मैंने यहाँ पे एक CH3 लगा दिया और दो हाइड्रोजन लगा दिए फर्स्ट कार्बन के पास, और सेकंड कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है भाई,
तो 1 2 3 हाइड्रोजन हमने लगा दी। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन हो गया। तो पहला वाला क्या हो गया, पार्शियल इक्लिप्स। दूसरा वाला हमने थोड़ा सा दूर कर दिया तो इसको स्क्यू हो गया, पार्शियल इक्लिप्स ही होगा ना। CH3 और H तो सेम नहीं है तो इसको हम पार्शियल इक्लिप्स बोलेंगे। फिर CH3 और H थोड़ा सा दूर हो गया इसलिए स्क्यू होगा। अब CH3 और H तो सिमिलर बॉन्ड है नहीं भाई, इसलिए दूर होगा तो स्क्यू नाम हो गया। इसको और 60 डिग्री पे कर दिया तो इसको स्टैगर्ड बोल देंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं बनती, तो इसमें भी 3 ही कॉन्फर्मेशन बनेंगे स्टैंडर्ड वाले जो स्टेबल। इसके बाद ब्यूटेन। ब्यूटेन में हमने ये दोनों कार्बन कंसिडर कर लिया, इन दोनों कार्बन के पास एक एक CH3 है, 1 और 2 के पास, और दो दो HH बॉन्ड है। तो हमने देखो इस बारी यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे H, फिर उसी तरह से पीछे एक CH3 और 2 H कंसिडर कर ली। ठीक है, इसको हम लोग इक्लिप्स बोल देंगे, इसको हम लोग गॉच बोल देंगे क्योंकि अभी सिमिलर ग्रुप नजदीक है। उसके बाद 60 डिग्री वाले को हम लोग मतलब गॉच बोलेंगे। जैसे ही 60 डिग्री इक्वल टू 60 हुआ तो गॉच स्टैगर्ड बोल सकते हैं इसको, है ना, या सिंपली स्टैगर्ड भी बोल सकते हैं, बट स्टैंडर्ड नेम गॉच स्टैगर्ड। सब इक्विलिब्रियम में लिखना है क्योंकि सारे इंटर कन्वर्टेबल है। इसके बाद दूर हो गया तो स्क्यू हो गया लेस देन 120 डिग्री के लिए। फिर जैसे 120 हो गया तो पार्शियल इक्लिप्स बोलेंगे, और 180 हो गया तो एंटी बोलेंगे। तो 6 कॉन्फर्मेशन इसके हो गए, जैसे पहले वाले केस में हमने दिखा था। एग्जैक्टली सेम केस है, ये Z है और ये Z है, एक एक सब्स्टिट्यूशन है, तो Z वाले केस में 6 बनता था और वही 6 यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इक्लिप्स, गॉच, गॉच स्टैगर्ड, स्क्यू, पार्शियल इक्लिप्स और एंटी। ठीक है, सॉरी। तो ये इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है जिसमें कि हम लोगों ने इक्लिप्स, स्क्यू, पार्शियल इक्लिप्स, एंटी, पार्शियल इक्लिप्स, गॉच और फिर इक्लिप्स को रिप्रेजेंट किया है। तो फिर से वही, इसमें स्क्यू मैंने रिप्रेजेंट जानबूझ के किया है, तो आप देखो देख सकते हो, इक्लिप्स फिर स्क्यू फिर पार्शियल इक्लिप्स फिर एंटी फिर पार्शियल इक्लिप्स फिर गॉच फिर इक्लिप्स, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए आपको इक्लिप्स, गॉच, गॉच स्टैगर्ड, गॉच स्टैगर्ड बोल सकते हो या स्टैगर्ड भी आप बोल सकते हो। स्टैगर्ड मीन्स एंटी, फुल एंटी स्टैगर्ड को अलग बोलते हैं हम लोग। जैसे ये एंटी स्टैगर्ड हो गया, इसको सिंपली एंटी बोलेंगे, इसके लिए स्टैगर्ड बोलने की जरूरत नहीं है ना। इसके लिए सिंपली एंटी बोलेंगे। इसको गॉच स्टैगर्ड बोल सकते हो, जिसमें कि बॉन्ड एंगल 120 डिग्री 60 डिग्री होती है। ठीक है, 120 हुआ तो पार्शियल इक्लिप्स होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। नाउ इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं। ड्रॉ ऑल द कॉन्फर्मेशन ऑफ ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल इज 1 2 इथेन डायोल, है ना। इथेन के पास, इथेन मॉलिक्यूल के पास OH ग्रुप होती है, और दूसरा 1 2 डाइक्लोरो इथेन, 1 2 डाइफ्लोरो इथेन, है ना। इस केस में कैसे हम लोग बनाएंगे, आपको कुछ एग्जांपल्स और भी दिए हमने, तो ये आप नोट करके खुद से ट्राई कर सकते हो। हालांकि मैंने इसके बाद सॉल्यूशन भी दिया है ना। तो जैसे ग्लाइकॉल था, तो ग्लाइकॉल में क्या होता है, गॉच फॉर्म इसका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी नहीं होता। अब ये जो स्पेशल इंट्रैक्शन मैंने बताई थी, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड गॉच फॉर्म बिकम्स मोर स्टेबल देन एंटी। अब देखो ये जो गॉच आपको दिख रहा है, ये बॉन्ड एंगल जो आपको दिख रहा है ना, ये बॉन्ड एंगल लेस देन 60 डिग्री। 60 डिग्री जैसे हो जाएगा तो ये बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, वीक हो जाता है। जब ये OH इस OH के इफेक्टिवली नजदीक रहेगा तभी इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो ये गॉच वाले फॉर्म में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नोट इक्लिप्स फॉर्म हैव हायर टॉर्सनल स्ट्रेन। सो अब यहाँ पे आपका एक सवाल हो सकता है कि सर इक्लिप्स वाले में तो और OH नजदीक होगा, यहाँ पे क्यों नहीं बॉन्ड बन सकता। इक्लिप्स वाले में क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पे रिपल्सन होगा, इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत बढ़ जाएगा, बॉन्ड की रिपल्सन बहुत हो जाएगी और लोन पेयर की रिपल्सन बहुत हो जाएगी, जिसके कारण से अब ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा। एच जो है वो काफी दूर होगा और बॉन्ड रिपल्सन के कारण नहीं बना पाएगा, तो एंटी में नहीं बन पाता, है ना, ये याद रखना। तो नीचे मैंने लिख भी दिया है। इसके बाद आता है एक तरफ FO और एक तरफ HO, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे ही पॉसिबल है, इसलिए गॉच फॉर्म इसका भी ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन सेम है, इसमें एंटी में टॉर्सनल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग इसको फॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो गॉच फॉर्म इज मोर स्टेबल। इसके बाद एक OH लगा दिया, एक CHO लगा दिया। इसमें इसमें भी वही बात है। इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से फॉर्म हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब ऑक्सीजन सैंडविच, ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन सैंडविच हो जाता है, दो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल। तो इसके लिए भी हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि गॉच फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद NH3 और CO लगा दिया,
इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी होगा, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन भी होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड एन और ओ के बीच में एच आ जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा ही, साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी होगी। इसके कारण से ये वाला मॉलिक्यूल एक स्पेशल केसेस को आप याद रखिएगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी है, इसलिए इसका भी गॉच फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। इसके बाद आता है COH, इसमें गॉच फॉर्म नहीं हो पाएगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो देखो इसकी स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, है ना। इसमें क्या होता है, यहाँ COH होता है, यहाँ COH होता है, यहाँ H होता है, यहाँ H होता है, यहाँ H होता है और यहाँ H होता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, इसके कारण से इसका एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। सो एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल। ठीक है, दिस इज एंटी फॉर्म। इसके बाद देखो दिस मॉलिक्यूल, इस केस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन है ही नहीं तो फॉर्म कहाँ से होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगी, दोनों के बीच में नेगेटिव चार्ज है एंड पे, और सोडियम आयन तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, है ना, इसलिए इसका भी एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने के चांसेस नहीं है। जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा वहाँ एंटी फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होगा। ओके। इसके बाद देखो OH, OH अगर वाटर में बोल दिया जाए तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा अच्छा होगा इनके कंपैरिजन में। वाटर दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, देखो ये फर्दर O और H यहाँ से फॉर्म कर पाएगा और इधर से भी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा, दो एंड है इसलिए दो तरफ से एक मॉलिक्यूल दो तरफ से बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा। लेकिन इसमें एक ही तरफ से फॉर्म कर पाएगा क्योंकि ये तरफ, इस तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ कार्बन, इसलिए वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा, इसमें कम हो जाएगा। तो अगर आप बोलोगे कि वाटर में ले लिया हमने, वाटर में मतलब इस सॉल्यूशन में अगर वाटर डाल दिया या वाटर में हमने इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया, तब एंटी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, गॉच नहीं होगा। अगर बोल दिया इसी का लिक्विड फॉर्म ले लिया तब गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। इथाइलिन ग्लाइकोल लिक्विड फॉर्म में गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल इन वाटर एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है, इसको याद रखना है। रीजन क्या होगा, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा तो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड वो करने लगेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में इंटरमोलिकुलर बनाएगा। तो इंटरमोलिकुलर जब बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है गॉच फॉर्म में टॉर्सनल स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी और एंटी में कम होगा, तो एंटी वाला ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज गॉच। अच्छा, इस वाले में देखो, इसमें क्या होगा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा एक फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो इसमें C डबल बॉन्ड O है और इसमें F है, तो इस मॉलिक्यूल का गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है एंटी फॉर्म के कंपैरिजन में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, गॉच फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी। ठीक है। इस वाले में देखो, इस वाले में क्या होता है, इसमें भी एक्चुअली इसमें एक गॉच इफेक्ट जैसा भी लगता है। इसमें क्या होता है इस मॉलिक्यूल के केस में, इसी को हम लोग गॉच इफेक्ट भी बोलते हैं। अब देखो अगर आप यहाँ पे F इधर लेते हो, दूसरा F आप इधर लेते हो, मतलब आपने क्या किया, एक Y ऐसा बनाया और दूसरा Y उल्टा बनाया, ऐसा दिख रहा है, ये दोनों Y उल्टा है, एक Y ऐसा है और दूसरा Y ऐसा है ना, इसको हम लोग गॉच फॉर्म बोलेंगे, एंटी नहीं बोलना, गॉच बोलेंगे। ठीक है। तो गॉच वाले के केस में क्या हो जाएगा, इसका एम्प्टी ऑर्बिटल, इसका फिल्ड ऑर्बिटल पास पास रहेगा और कुछ रेजोनेंस जैसी चीजें हो जाएंगी। फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, खींचने के कारण ये वाला हाइड्रोजन इस तरफ इलेक्ट्रॉन दे देगा फिल्ड एम्प्टी ऑर्बिटल में, जिसके कारण से फ्लोरीन ज्यादा सेटिस्फाई हो जाएगा और यही काम दूसरा फ्लोरीन का एम्प्टी ऑर्बिटल भी होगा। इस वाले ऑर्बिटल के पैरेलल में ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन इधर बॉन्ड दे देगा जिसके कारण से ये फ्लोरीन सेटिस्फाई हो जाएगा। इस इफेक्ट को हम लोग गॉच इफेक्ट बोलते हैं। नाउ स्टेबल ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इसी को हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट याद करो। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऐसा ही था, CH ऐसा, H H, और यहाँ पे मान लो आपके पास C प्लस चार्ज हो, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता था, तो क्या होता था, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता था अल्फा पोजीशन से। सो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है और ये अल्फा कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, है ना, तो ये क्या करेगा, पुल कर लेगा इसकी तरफ। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा हो गया और इस पे हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, तो ये पुल कर लेगा इसको। ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला एम्प्टी ऑर्बिटल और ये वाला H सेम प्लेन में, ब्लू वाला लाइन जो सेम प्लेन में और ग्रीन वाला लाइन सेम प्लेन में। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हो। आपको समझने के लिए मैं ये वाला
ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो ये वाला ग्रीन, ये ऑर्बिटल ग्रीन है, सेम प्लेन में है, ये वाला ब्लू है, ये सेम प्लेन में, ठीक है, इस हाइड्रोजन के सेम प्लेन में है, और ये वाला ग्रीन हाइड्रोजन इसके सेम प्लेन में, तो आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो, है ना। तो हाइपर कंजुगेशन के लिए प्लेन में होना जरूरी होता है अल्फा हाइड्रोजन को, इसलिए इस इफेक्ट को गॉच इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो नोट कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड गॉच इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपके पास प्रोपेनॉल हो, तो प्रोपेनॉल के केस में क्या हो जाता है, हम ऑक्सीजन और कार्बन को सेंटर कंसीडर करते हैं इन दोनों को, इसके पास दो लोन पेयर एक हाइड्रोजन, तो देखो दो लोन पेयर और हाइड्रोजन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और नीचे वाले कार्बन के पास एक CH3 और दो H है, ऐसा है ना। सो दिस विल बी एंटी स्टैगर्ड फॉर्म, है ना, जिसमें कि जो बल्कि ग्रुप है वो दूर होना चाहिए, लोन पेयर के बीच में होना चाहिए, मतलब लोन पेयर तो एक्चुअली एटम है ही नहीं ना, तो ऑर्बिटल्स रहते हैं, इसके कारण से इंट्रैक्शन कम होती है, तो वो वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि CH3 को नीचे लिख दोगे तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा, तो ये आपका, इसको सिस ट्रांस नहीं बोल सकते हम लोग, बस सिंपली हम लोग, दोनों ही स्टैगर्ड फॉर्म है, बॉन्ड है ही नहीं, इसमें ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, इसमें कि बल्कि ग्रुप लोन पेयर के बीच में होता है, इसी को जो गॉच इफेक्ट लिखा हमने, वो हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी है यहाँ पे, है ना। इट स्टेट्स दैट द बल्कियर ग्रुप शुड बी प्लेस्ड, है ना, मैक्सिमम गॉश टू the lone pair of the heteroatoms, maximum goes to the lone pair of the heteroatoms। तो मैक्सिमम गॉच, देखो ये मैक्सिमम गॉच है, दिस इज गॉच का मतलब होता है जो सिमिलर ग्रुप्स है वो पास होने चाहिए, मैक्सिमम गॉच टू दी लोन पेयर, है ना, बल्कियर एटम शुड बी प्लेस्ड मैक्सिमम गॉच टू दी लोन पेयर, तो लोन पेयर से मैक्सिमम गॉच होने का मतलब मैक्सिमम अवे, है ना, ये रिलेटिवली ये वाला ज्यादा स्टेबल पोजीशन हो जाएगा। तो देखो इसमें लोन पेयर है, ये लोन पेयर वाला, ये आपका दो CH3 ग्रुप हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, दिस विल बी वन एंड दिस विल बी टू, अगर आप देखोगे इसमें ये दोनों ग्रुप जो है यहाँ पे रखे गए, तो वन विल बी मोर स्टेबल बिकॉज इट्स ड्यू टू गॉच इफेक्ट, है ना। लोन पेयर से मैक्सिमम गॉच रखना है, गॉच का मतलब होता है दे शुड बी नॉट वेरी फार, फार होने का मतलब लोन पेयर अवे हो जाएगा, उससे इंटरेक्शन कम होने लगेगी, अब अगर आप एंटी पे रख दोगे तो इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, उसकी रिपल्सन बढ़ जाएगी, इसलिए हम लोग मैक्सिमम गॉच बोलते हैं उसको, एंटी नहीं बोलेंगे हम लोग, मैक्सिमम गॉच, इसी को गॉच इफेक्ट भी बोला जाता है ना। लोन पेयर ऑफ द हेट्रोएटम, हेट्रोएटम क्या है पे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस, है ना, ये सारे को हेट्रोएटम्स बोलते हैं, सल्फर। सो दिस विल बी द पोजीशन जिसमें कि स्टेबल होगा, अगर दो CH3 है तो एक CH3 को बीच में रखो, एक CH3 को ऐसा रखो, है ना, तो ये वाला मोस्ट स्टेबल पोजीशन होगा, तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूल की पोजीशन बता सकते हैं। और इसके बाद आता है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट आप जानते हैं Q इंटू डी होता है, इसका फॉर्मूला म्यू स्क्वायर नेट इज इक्वल टू एक्स ए म्यू ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स बी म्यू टू म्यू बी का होल स्क्वायर। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास CH2Cl है, तो इस केस में अगर आप एंटी लिखते हो तो इसका नेट डायपोल जीरो हो जाता है, इसका नेट डायपोल नॉन जीरो होगा, है ना। नेट डायपोल नॉन जीरो होने के मतलब है कि ये रिलेटिवली पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा तो अनस्टेबल होगा, इसमें दूर दूर होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायपोल, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना, म्यू नेट इंक्रीजेस एज द रेशियो ऑफ देयर फॉर्म इन द मिक्सचर विल इंक्रीज, जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या होगा, रोटेशन भी बढ़ता जाएगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर म्यू नेट इंक्रीजेस, डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज करती चली जाती, आप अनस्टेबल बना रहे हो ना, तो रिलेटिवली अनस्टेबल वाला ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, म्यू नेट इंक्रीजेस, है ना, डायपोल मोमेंट भी बढ़ता चला जाएगा, है ना, जीरो से नॉन जीरो की तरफ बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीजेस एज द रेशियो ऑफ द अदर फॉर्म इन द मिक्सचर विल इंक्रीज, धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा। डायपोल मोमेंट इज ऑफ अ कंपाउंड, अगर मान एक क्वेश्चन यहाँ पे, डायपोल मोमेंट ऑफ ए कंपाउंड एक दिया गया इज 1 d/, कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट ऑफ द गॉच कॉन्फॉर्मेशन इफ
मोल फ्रैक्शन ऑफ द एंटी कॉन्फर्मेशन इज 0.82। अब ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए बेहद अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। बोला जा रहा है डायपोल मोमेंट ऑफ ए कंपाउंड इज 1 डी बाई, कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट ऑफ द गॉच कॉन्फर्मेशन इफ, दिस इज if मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी कॉन्फर्मेशन इज 0.82। देखो इसमें ऐसा दिया हुआ है, दिस इज एंटी कॉन्फर्मेशन, इसकी मोल फ्रैक्शन 0.82 है, तो गॉच का कितना हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा। गॉच का नॉन जीरो होता है, इसका एंटी का जीरो होता है, हम जानते हैं। तो म्यू नेट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ए म्यू ए प्लस एक्स बी म्यू बी, ठीक है, ये म्यू नेट का फॉर्मूला होता है। तो भाई एक्स ए वाले का तो हमने ए माना है इसको, और इसकी डायपोल मोमेंट जीरो होती है तो इसको जीरो बोल दिया। एक्स बी का 0.18 होता है, तो एक्स बी इसकी मोल फ्रैक्शन है कितना, 0.18 इंटू म्यू बी, ये हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल टू 1 डी बाई, और म्यू नेट की वैल्यू आपको दी गई है 1 डी बाई, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 5.55 डी बाई आ जाएगा आंसर, है ना। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल सा है और ट्रिकी होता है थोड़ा सा। तो दिस इज ऑल अबाउट डायपोल मोमेंट, है ना। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमने दिया हुआ है, कंपाउंड विच विथ विच द कंपाउंड विथ नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, इसमें से कौन से कंपाउंड के नॉन जीरो डायपोल मोमेंट होंगे। तो इसको बहुत अच्छे से समझना, इसमें इसका नॉन जीरो मतलब जीरो डायपोल मोमेंट हो जाएगा, इसका नॉन जीरो होगा क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ऐसे एच ऐसे होते हैं, है ना। तो नेट डायपोल जीरो नहीं होगा इसका। उसी तरह से इसका हो जाएगा क्योंकि इसमें n होता है ऐसा, ठीक है, तो नेट इसका कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे। इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें ऐसा होता है, ठीक है, इसमें डायपोल नहीं होगा क्योंकि इसमें भी कैंसिल हो जाएगा। आप इसे ऐसे दिखा सकते हो, इसमें इसमें इसका कैंसिल हो जाएगा, नेट इधर और नेट इधर कैंसिल हो जाएगा। इस वाले में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। इसमें देखोगे एस एच इसमें नहीं होगा क्योंकि फिर से ये sp3 है, इसके पास दो लोन पेयर होते हैं, एच इधर होगा और एक एच इधर होगा, तो नेट डायपोल इसका जीरो नहीं होगा। इसका मोमेंट कहीं इधर बनेगा, इसका मोमेंट कहीं इधर बनेगा, तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा, इसकी जीरो होगी। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें आप ट्राई कर सकते हो, इसमें जो कंफ्यूजन होगी आप वो डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो इसका पीडीएफ में डाल दूंगा, है ना। इसके बाद आ जाता है कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, है ना। इसको मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस करता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करता हूँ।